नमस्ते और स्वागत है। आज हम जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स से थोड़ा पहले, लगभग 100 साल पहले के वेस्टरोस में। हाँ, और हमारे पास है कहानी द हेज नाइट। बिल्कुल, ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो एक चौराहे पर खड़ा है। उसका मालिक एक बूढ़ा शूरवीर अभी अभी मर गया है। और अब उसके सामने सवाल है, आगे क्या? हाँ, तो आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे कि एक सच्चा शूरवीर होने का मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ एक उपाधि है या उससे ज्यादा कुछ? तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। एक तरफ उपाधि है और दूसरी तरफ है उसूल। और ये कहानी इसी के बीच के फर्क को दिखाती है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक हेज नाइट, एक ऐसा शूरवीर जो किसी का वफादार नहीं होता, एक तरह का फ्रीलांसर, कैसे उसूलों की दुनिया में अपनी जगह बनाता है। तो कहानी शुरू होती है डंक नाम के एक लड़के से। और वो कोई आम लड़का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कद लगभग 7 फुट और उम्र यही कोई 16 या 17 साल। उसका मालिक सर अलान ऑफ पेनिट्री बारिश में भीगने से मर जाता है और डंक उसे दफनाता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो सर अलान के घोड़े, हथियार, कवच सब उठा लेता है और खुद को एक शूरवीर घोषित कर देता है, सर डंकन द टॉल। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कवच पहन लेने से कोई शूरवीर बन जाता है? क्या वो एक धोखेबाज नहीं है? हाँ, और वो खुद भी इसी कश्मकश में। कानूनी तौर पर तो वो एक धोखेबाज ही है। उसे किसी ने शूरवीर बनाया तो नहीं है? नहीं, पर कहानी यही सवाल उठाती है कि क्या वो रस्म ज्यादा जरूरी है या वो कस्में जो आप खुद से निभाते हैं। और उसके पास विरासत में कुछ खास है भी नहीं। बिल्कुल। 3 घोड़े, एक पुराना कवच और एक ढाल जिस पर बने निशान को इस्तेमाल करने का उसे हक भी नहीं है। बिल्कुल। एक हेज नाइट की जिंदगी वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, और डंक तो वो तो शुरुआत ही एक झूठ से कर रहा है। अपनी इसी नई पहचान के साथ वो निकल पड़ता है एशफोर्ड। वहां एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। उसे लगता है कि वहां उसकी किस्मत चमक सकती है। हाँ, रास्ते में वो एक सराय में रुकता है और यहीं पर कहानी के 2 सबसे अहम किरदार उसकी जिंदगी में आते हैं। पहला तो एक घमंडी, नशे में धुत राजकुमार एरियन टारगेरियन। और दूसरा एक गंजा, बहुत ही तेज तरार लड़का जिसे लोग सराय में घोड़ों की देखभाल के लिए रखते हैं। उस लड़के का नाम है एग, और वो एक क्लासिक फैंटेसी किरदार जैसा लगता है, एक रहस्यमयी साथी। हाँ, लेकिन मार्टिन हमेशा की तरह इस ट्रोप को थोड़ा पलट देते हैं। बिल्कुल। इन दोनों का रिश्ता एक लंबा भोला भाला दानव और एक छोटा दुनियादार लड़का इन कहानियों का दिल है। एक डंक के कवच को आजमाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उसे अपना शागिर्द बना ले। डंक पहले तो मना कर देता है। हाँ, लेकिन ये उनकी कहानी की बस शुरुआत है। तो डंक पहुंचता है एशफोर्ड और वो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाता है। बड़े बड़े लॉर्ड्स के रंगीन तंबू, हर तरफ शोर। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे शहर का लड़का पहली बार मुंबई आ गया हो। बिल्कुल, उसे अपनी हैसियत का एहसास होता है और वो सबसे दूर एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डालता है। और तभी एग उसे वहां ढूंढ लेता है। हाँ, उसने डंक के कपड़े धो दिए हैं और आग भी जला रखी है। तो डंक थोड़ा अकेला महसूस कर रहा होता है और उसे अपना शागिर्द बना ही लेता है। यहीं पर हमें दुनिया का बड़ा कैनवास दिखता है। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंच है। हाँ, ये याद रखना होगा कि ये सब ब्लैक फायर विद्रोह के सिर्फ 10 साल बाद हो रहा है। वो भयानक गृह युद्ध जिसने टारगेरियन राजवंश को लगभग तोड़ दिया था। तो जब पूरा टारगेरियन शाही परिवार यहाँ पहुँचता है तो वो सिर्फ खेल देखने नहीं आते, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आते हैं। और उस परिवार में भी तनाव साफ दिखता है ना? बिल्कुल। एक तरफ है राजकुमार बेलौर, ब्रेक्सपियर, उस युद्ध के हीरो और राजा के दाहिने हाथ। उनका वहां होना ही एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ है उनके भाई मेकअप, एक गुस्सैल और सख्त मिजाज इंसान। और मेकर के बेटे एरियन और डेरॉन, वो तो पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं है, ये पूरे राजवंश के अंदर की दरारों को दिखाता है। और इस सब के बीच डंक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है, पर मुश्किलें बहुत हैं। उसे एक बेहतर कवच चाहिए जिसके लिए पैसे नहीं है। उसे अपना सबसे प्यारा घोड़ा स्वीटफुट बेचना पड़ता है। और फिर उसे टूर्नामेंट में रजिस्टर होने के लिए किसी दूसरे शूरवीर की जमानत चाहिए, जो उसे कोई देने को तैयार नहीं। सब उसे शक की निगाह से देखते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है राजकुमार बेलौर ब्रेक्सपियर की। ये एक शानदार पल है। वो न सिर्फ सर आलान को पहचानते हैं, बल्कि वो डंक की आंखों में उसकी ईमानदारी देख लेते हैं। और वो उसकी जमानत दे देते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, राजा का हाथ एक अनजान मामूली हेज नाइट की जमानत दे रहा है, वो डंक को ये भी याद दिलाते हैं कि उसे अपनी ढाल के लिए एक नया निशान चुनना होगा। क्योंकि वो सर आलान का निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहीं डंक की मुलाकात होती है टेंसिल से, जो एक कठपुतली चलाने वाली लड़की है। वो उसकी ढाल पर एक नया निशान बनाने के लिए राजी हो जाती है। सूर्यास्त के रंग की जमीन पर एक एल्म का पेड़ और एक टूटता हुआ तारा, ये डंक की नई पहचान का प्रतीक है। हाँ, उसे एक पहचान मिलती है। वो अब सिर्फ एक लंबा लड़का नहीं है। वो है सर डंकन द टॉल, जिसके पास अपनी ढाल, अपना शागिर्द और एक महान राजकुमार का साथ है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये दुनिया उसूलों पर नहीं, ताकत पर चलती है, और इसकी पहली परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। तो डंक आखिरकार तैयार है, लेकिन टूर्नामेंट का पहला दिन ही उसे दिखा देता है कि ये कोई सम्मान का खेल नहीं है। हमें राजकुमार एरियन की क्रूरता का पहला असली नजारा देखने को मिलता है। हाँ, उसका मुकाबला होता है सर हम्फ्री हाइडिंग से। और वो जानबूझकर अपने भाले से सर हम्फ्री के घोड़े को मार डालता है। ये एक भयानक भयानक हादसा है। घोड़ा मर जाता है और सर हम्फ्री की टांग बुरी तरह टूट जाती है। और एरियन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शूरवीरों के हर नियम के खिलाफ है। यहीं पर थीम साफ हो जाती है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, वो सम्मान का जरा भी ख्याल नहीं करता। और मामला यही नहीं रुकता। उसी शाम वो कठपुतली वाली लड़की टेंसिल अपना शो दिखा रही होती है। और उस शो में एक शूरवीर एक ड्रैगन को मारता है। और टारगेरियन खुद को ड्रैगन मानते हैं। तो एरियन इससे अपना अपमान समझता है। वो टेंसिल पर हमला करता है, उसकी उंगली तोड़ देता है। और उसके आदमी उसकी सारी कठपुतलियों को तोड़फोड़ देते हैं। और डंक ये सब देख रहा होता है। वो एक पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो आगे बढ़ता है, एरियन को जमीन पर गिराता है और उसके मुंह पर लात मारता है। ये एक ऐसा काम है जिसकी सजा मौत है। उसने एक राजकुमार पर हाथ उठाया है। ये सम्मान है या सिर्फ बेवकूफी? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष है ना? वेस्ट्रॉस की दुनिया में सम्मान और बेवकूफी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डंक के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कमजोरों की रक्षा करने की उसकी ये भावना ही सब कुछ है। यही वो चीज है जो उसे एक सच्चा शूरवीर महसूस कराती है, भले ही इसकी कीमत उसकी जान हो। और एरियन जैसे राजकुमार के लिए सम्मान एक नियम नहीं है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने वाला एक औजार है। और जैसे ही एरियन के गार्ड्स डंक को मारने वाले होते हैं, वो छोटा लड़का एग आगे आता है और अपनी असली पहचान बताता है। वो राजकुमार एगॉन टर्गेरियन है, एरियन का छोटा भाई। ये एक जबरदस्त मोड़ है। वो अपने भाई के आदमियों को डंक को छोड़ने का हुक्म देता है, और इस एक पल में मतलब सब कुछ बदल जाता है। डंक ने अनजाने में एक राजकुमार को अपना शागिर्द बना लिया था। और अब उसकी जान उसे राजकुमार की वजह से बची है, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल नहीं। डंक को कैद कर लिया जाता है। राजकुमार बेलौर उसे बताते हैं कि एरियन ने पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब डंक पर शाही परिवार पर हमला करने का आरोप है। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपना जुर्म कबूल कर ले, जिसमें शायद उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, या फिर वो मुकाबले के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करे। और एरियन यहाँ एक बहुत बड़ा दांव खेलता है। वो कहता है कि ये कोई आम मुकाबला नहीं होगा, ये होगा 7 का मुकाबला, ट्रायल ऑफ 7। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। हाँ, क्योंकि ट्रायल ऑफ 7 कोई आम द्वंद्व नहीं है। ये नायकों के युग की एक प्राचीन परंपरा है, इतनी दुर्लभ कि उस जमाने तक ये लगभग एक मिथक बन चुकी थी। तो वो ऐसा क्यों करता है? वो सिर्फ डंक को हरा भी तो सकता था। क्योंकि वो सिर्फ न्याय नहीं चाहता, वो डंक को अपमानित करना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि डंक इतना अकेला है कि उसे अपने लिए 6 शूरवीर भी नहीं मिलेंगे जो उसके लिए मरने को तैयार हों। एक असंभव चुनौती। हाँ, तो डंक की तरफ से लड़ने वालों की तलाश शुरू होती है। जख्मी सर हम्फ्री हार्डिंग लड़ने का वादा करते हैं। कुछ और शूरवीर जैसे सर हम्फ्री बीसबरी और सर रॉबिन राइजलिंग भी साथ देते हैं। और फिर एग की वजह से द लाफिंग स्टॉर्म सर लियोनेल बैरथियान भी शामिल हो जाते हैं। डंक को थोड़ी उम्मीद बनती है, लेकिन फिर उसे एक बड़ा धोखा मिलता है। सर स्टेफन फॉसेवे, हाँ, जिसने डंक की मदद का वादा किया था, वो ऐन मौके पर पाला बदल लेता है। एरियन उसे एक जागीर का लालच देता है और वो डंक का साथ छोड़ देता है। ये दिखाता है कि ज्यादातर शूरवीरों के लिए वफादारी की एक कीमत होती है। ये देखकर स्टेफन का चचेरा भाई रेमन फॉसेवे गुस्से से भर जाता है। वो सर लियोनेल से कहता है कि वो उसे वहीं मैदान में शूरवीर बनाए, ताकि वो अपने धोखेबाज भाई के खिलाफ और डंक की तरफ से लड़ सके। ये एक शानदार पल है।
सम्मान का एक सच्चा प्रदर्शन। लेकिन वो अभी भी एक आदमी कम है। डंक मैदान में मौजूद सभी शूरवीरों से अपील करता है, क्या तुम में से कोई सच्चा शूरवीर नहीं है? लेकिन सब खामोश रहते हैं। कोई भी शाही परिवार के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। और तभी वो पल आता है जो इस कहानी को अमर बना देता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, राजकुमार बेलॉर ब्रिक्सपियर आगे आते हैं और ऐलान करते हैं कि 7वां शूरवीर वो होंगे। रुकिए, राजा का हाथ, एक टारगेरियन राजकुमार खुद अपने ही भतीजे के खिलाफ एक मामूली हेज नाइट के लिए लड़ने जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और पारिवारिक जोखिम है। इसका मतलब बहुत गहरा है। बेलॉर अपने परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सार्वजनिक स्टैंड ले रहे हैं। वो खून के रिश्ते से ज्यादा शूरवीरों के उसूलों को चुन रहे हैं। वो उस आदर्श को जी रहे हैं जिसका वो उपदेश देते हैं। वो डंक में वो सच्चाई और सम्मान देखते हैं जो उन्हें अपने ही खानदान में नहीं दिख रहा। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे राज्य को हिला सकता है। और फिर मुकाबला शुरू होता है, और मार्टिन इसे किसी फिल्म की तरह नहीं दिखाते। नहीं, ये कीचड़ और खून में लड़ी जाने वाली एक क्रूर हताश लड़ाई है। डंक और एरियन आमने सामने होते हैं। डंक अपनी बेजोड़ ताकत और सड़क पर सीखी लड़ाई की समझ से आखिरकार एरियन को हरा देता है और उसे अपना आरोप वापस लेने पर मजबूर कर देता है। डंक जीत जाता है, वो अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। लेकिन इस जीत का जश्न एक पल भी नहीं टिकता। नहीं, ये जीत तुरंत ही एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। हाँ, जब लड़ाई खत्म होती है और राजकुमार बेलॉर का हेलमेट उतारा जाता है तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। लड़ाई की आपाधापी में उनके ही भाई राजकुमार मेके के गधे का एक वार गलती से उनके सिर पर लग गया था, जिससे उनकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। ये मार्टिन का सबसे क्रूर और सबसे असरदार मोड़ है। कहानी का सबसे सच्चा शूरवीर, वेस्ट्रोस का सबसे सम्मानित आदमी, एक निर्दोष की रक्षा करते हुए मारा जाता है, और वो भी अपने ही भाई के हाथों। ये कोई परी कथा नहीं है जहाँ नेकी की हमेशा जीत होती है। ये कड़वा सच है कि इस दुनिया में सही काम करने का नतीजा भी भयानक हो सकता है। ये जीत की खुशी पर मातम की गहरी छाया डाल देता है। कहानी के अंत में डंक अपराध बोध से भरा हुआ है। उसे लगता है कि बेलोर की मौत का जिम्मेदार वही है। राजकुमार मेकर, जो अब अपने भाई की मौत के गम में है, वो डंक को अपने दरबार में एक पद देने की पेशकश करते हैं ताकि एगॉन यानी एग उसके साथ रह सके। लेकिन डंक मना कर देता है, और उसका ये फैसला कहानी के सार को बताता है। वो कहता है कि वो एगॉन को अपना शागिर्द तभी बनाएगा जब वो उसे अपने साथ सड़क पर एक हेज नाइट की तरह रख सके, महलों में नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि असली चरित्र महलों के आराम में नहीं बनता, वो दुनिया के धक्के खाकर, कीचड़ में अपने वादों को निभाकर बनता है। ये एक जबरदस्त बात है। वो एक राजकुमार को सड़क पर जिंदगी की असली पाठशाला में सिखाना चाहता है। और हैरानी की बात है कि राजकुमार मेकर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और डंक और एगडॉन की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये फैसला न सिर्फ डंक के चरित्र को परिभाषित करता है, बल्कि ये एग के भविष्य को भी आकार देता है। यही अनुभव उसे आगे चलकर राजा एगॉन पंचम दी अनलाइकली बनाता है, जो आम लोगों के लिए सुधार लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उनकी जिंदगी को करीब से देखा था। तो आखिर में जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, ये हमें क्या सिखाती है? एक तरफ है राजकुमार एरियन, जिसे लगता है कि उसकी उपाधि उसे कुछ भी करने का हक देती है, और दूसरी तरफ है डंक, जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने उसूलों और अपनी ताकत के। वो हमें दिखाता है कि सच्चा शूरवीर होना किसी खानदान या पदवी से नहीं आता, बल्कि मुश्किल वक्त में सही चुनाव करने से आता है। बिल्कुल। और ये कहानी सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी है। सच्चा ज्ञान और चरित्र आखिर मिलता कहाँ है? क्या ये महलों और किताबों में है, जैसा कि ज्यादातर राजकुमारों को सिखाया जाता है, या फिर ये सड़क की धूल में, गरीबी में और कीचड़ में अपने वादों को निभाने के अनुभव में है? डंक और एग की यात्रा इसी दूसरे रास्ते का सबूत है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कहानी के अंत में राजकुमार मेकर अपने क्रूर बेटे एरियन को सजा के तौर पर कुछ साल के लिए आजाद शहरों में भेज देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो बेहतर के लिए बदल जाएगा। लेकिन क्या किसी का बुनियादी चरित्र सिर्फ जगह बदलने से या सजा पाने से सच में बदल सकता है? या कुछ लोग हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए?